हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। ज्ञान विहार स्कूल द्वारा आयोजित ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं हेमंत कुमार भार्गव आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। देखिए, पिछली कक्षा में हमने कोशिका से लेकर जर्नी शुरू की थी और हम लास्ट तक पहुंचे थे जिसमें हमने पाचन तंत्र को समझा था। पाचन तंत्र को हमने अंतिम रूप में दो प्रकारों में विभक्त किया था समझने के दृष्टिकोण से। पहले नंबर पर थे अंग और उसके साथ दूसरे नंबर पर थी पाचक ग्रंथियां या संबंधित ग्रंथियां, जिसको अपन ने तीन भागों में विभक्त किया था। लार ग्रंथि, यकृत और उसके साथ आमाशय। और इधर मुख से लेकर मल द्वार तक हमने इसको 7 नामों से परिभाषित करते हुए हम लोग आगे बढ़े थे। आज हम उससे आगे थोड़ा टॉपिक को बढ़ाते हैं। अब देखिए, हमने हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक चल रहा है पाचन तंत्र। अब इस पाचन तंत्र में देखिए, पाचन तंत्र में जाहिर सी बात है, मैंने आपको बताया था ये एक मोबाइल की तरह काम कर रहा है। अब मोबाइल की तरह काम कर रहा है तो मोबाइल को उस खोखे को क्या नाम दिया गया है। देखिए, वो शुरू हुआ था मुख से लेकर अंतिम उसका था मल द्वार। इस पूरी जर्नी को अपन ये बोल सकते हैं, इसमें जो भी जितनी भी अंग सम्मिलित हो पा रहे हैं उन अंगों को सम्मिलित रूप से एक नाम दिया गया है और वो नाम दिया गया है आहार नाल। आहार नाल, इंग्लिश में इसी को एलिमेंट्री कैनाल बोला जाता है। क्या कहा जाता है? आहार नाल। तो हम ये बोल सकते हैं एक सामान्य शब्दों में आहार नाल क्या है कि सभी अंग जो पाचन में सम्मिलित है, सभी अंग परस्पर मिलकर आहार नाल का निर्माण करते हैं। आहार नाल का निर्माण करते हैं। देखो, अब आप कह सकते हो कि तो रटने वाली बात हो जाएगी, तो अपने को रटना नहीं है, अपने को क्या करना है, समझना है। क्योंकि ज्ञान विहार में आपको ये बताया जाता है, आपने कोटेशन भी पढ़ा होगा, आपकी बुक पे लिखा हुआ रहता है ज्ञान विहार वेयर नॉलेज इज पावर। तो आप नॉलेज शब्द से ही निकालें। अब शब्द से कैसे निकालेंगे? देखिए, मैंने ये शब्द लिखा आहार नाल। अब इस शब्द को अपन ने तोड़ दिया। पहला शब्द है आहार प्लस दूसरा शब्द क्या है? नाल। आहार का मतलब होता है भोजन और नाल का मतलब क्या होता है? नलिका। अर्थात कौन सी नलिका? भोजन नलिका। जिस नली में से होकर भोजन गुजरता हो उस नलिका को क्या कहा जाता है? भोजन नलिका। इसी शब्द को थोड़ा और संशोधित करके हम ये भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? पोषण प्लस नलिका। तो क्या हो जाएगा? पोषण नलिका या पोषण नलिका या भोजन नलिका। बात दोनों एक ही है विद्यार्थियों, चाहे आप उसको आहार नाल कहो चाहे पोषण नाल को। यानी कि पोषण नाल क्या है? जो हमारे मुख से शुरू होती है और मल द्वार तक खत्म होती है। ठीक है। अब सामान्य शब्दों में अगर इसकी बात करें, क्योंकि हर चीज को संरचना के दृष्टिकोण से भी देखा जाता है। अगर संरचना के दृष्टिकोण से अपन बात करें तो इसकी जो लंबाई है वो लंबाई मानी गई है 8 से 10 मीटर। ध्यान से सुनना आप लोग, 8 से 10 मीटर शब्द बोल रहा हूं मैं। अब आप देखिए, आप सोचने में विवश हो जाओगे, इतनी तो हमारी लंबाई नहीं होती। एक सामान्य दर्जे का व्यक्ति होता है, उसकी लंबाई जो रहती है 6 से 7 फीट रहती है। कभी कभार कोई स्पेशल हो जाता है तो 8 फीट रहती है। हो सकता है उसमें से कोई 5 फीट का भी आ जाए। तो फिर ये क्या है? देखिए, जैसे हमारे घरों में होता है, पानी वगैरह आता है तो अपन पाइप का यूज करते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं, उस पाइप की लंबाई काफी सारी है लेकिन उसको समेट कर रख देते हैं ना, कुंडली बनाकर रख देते हैं। तो हमारे शरीर में भी ऐसा ही होता है। आहार नाल जो होती है उस तरह से क्या होती है? परस्पर सिमटी हुई संरचना रहती है, जिस कारण उसकी लंबाई 8 से 10 मीटर होते हुए भी हमें दिखाई नहीं पड़ती, कुंडलित हो जाती। एक शब्द में अपन ये बोल सकते हैं। एक सामान्य शब्दों में हमने आहार नाल को देखा। अब जब आहार नाल को इस तरह से अपन देखते हैं तो इसके कुछ काम भी बन जाते हैं। ठीक है ना, यहाँ तक का क्लियर है सभी को? उसके बाद आप आगे देखिए आहार नाल के क्या क्या कार्य बताए गए हैं। आहार नाल के जो कार्य हैं उसको अपन 3 तरह से विभक्त कर सकते हैं या 3 प्रकारों में बांट कर समझ सकते हैं। देखिए, अगला हेडिंग अपना यही है तो आप नोट डाल लीजिए, आहार नाल के कार्य। आहार नाल के कार्य, फंक्शंस ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है। सबसे पहला काम तो क्या है? सबसे पहला काम उसका क्या होगा कि जो आपने खाया है उसका क्या करना? अवशोषण करना, उसमें से क्या निकालना? ऊर्जा निकालना। तो पहला
काम क्या हो गया, आहार का पाचन करना, आहार का पाचन करना। ठीक है ना, जो खाना आपने खाया है उस खाने में कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं, विटामिन भी होता है, वसा भी होती है, प्रोटीन भी होता है, खनिज लवण भी होता है, रुक्सांश वगैरह, बहुत सारे संतुलित आहार के जो अवयव है वो सारे के सारे। तो आहार नाल उसको क्या करती है, पाचित करने का काम करती है। अब पाचन किसकी सहायता से होगा, तो पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका बढ़ जाती है किसकी, एंजाइमों की। किसकी, एंजाइमों की। अब ये एंजाइम कहाँ होते हैं, तो एंजाइम जो है ना हमारी जो आहार नाल है उस आहार नाल की आंतरिक भित्ति पर पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, आवश्यकता पड़ने पर उसका स्त्रवण करते हैं और उसकी सहायता से पाचन होने का कार्य होता है। ये हम आगे पढ़ेंगे कि किस प्रकार से पाचन में योगदान करते हैं। ठीक है ना, उसके बाद दूसरे शब्द में या दूसरे फंक्शन के रूप में अपन देखें, पहला वाला क्लियर है आपका कि आहार नाल का फंक्शन क्या हो गया, कार्य क्या हो गया, आहार का पाचन करना। किसकी सहायता से, एंजाइमों की सहायता से। ठीक है, अब इस एंजाइम शब्द को भी थोड़ा समझ लो, क्योंकि ये केमिस्ट्री के पाठों में आएगा वापस से कि एंजाइम क्या होते हैं। देखो एंजाइम जो होते हैं ना हमेशा क्या होते हैं, क्रिया विशिष्ट होते हैं, क्रिया विशिष्ट होते हैं। और हम दूसरे शब्दों में इसको बायो के टर्म में और क्या बोल सकते हैं, ये सब क्या होते हैं, जैव उत्प्रेरक। सो एंजाइम आर बायो कैटलिस्ट। एंजाइम क्या होते हैं, जैव उत्प्रेरक होते हैं, जो किसी क्रिया को करने में बड़े माहिर होते हैं, ये बोल सकते हैं उस क्रिया को आसानी से संपन्न करवाने की क्षमता रखते हैं। जैसे आपके घर में कभी कोई खाना बना रहे हैं तो खाना बनाने में होता है ना, नहीं यार चावल बनाने में तो वो बड़ा एक्सपर्ट है ना, या वो बड़ी एक्सपर्ट है, इसी प्रकार से ये किसी भी क्रिया को करवाने में क्या है, सक्षम है, तो इसको कहा जाता है एंजाइम। एक दूसरा शब्द इसके साथ पैरेलल रोड चलता है, उसको भी आप थोड़ा ध्यान रखिए, और वो होता है उत्प्रेरक। ठीक है ना, उत्प्रेरक क्या है, ऐसे रासायनिक पदार्थ जो अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करने की क्षमता रखते हैं। अब वेग परिवर्तित करने का मीनिंग समझे आप, कि अभिक्रिया के वेग को घटा भी सकते हैं और अभिक्रिया के वेग को बढ़ा भी सकते हैं। और इनकी एक विशेषता और होती है, क्या होती है, स्वयं अंत में अपरिवर्तित रहते हैं। अंत में क्या रहते हैं, अपरिवर्तित, नो चेंज। ठीक है ना, जैसे अपन बोलते हैं ना मारवाड़ी में बेड़ा उड़ियो, तो ये वही है कि पहले के दूसरे को कहा और पहले के तीसरे को कहा, और जब दोनों में भिड़ंत हुई तो खुद वहां से निकल लेते हैं। ठीक है ना, दो शब्दों को आप ध्यान में रखें। तो ये हमारा पहला काम हुआ। अब आप देखिए दूसरे काम के रूप में अपन चर्चा करें कि आहार नाल का दूसरा काम क्या है, तो ये क्या करता है, पाचित आहार का अवशोषण करता है। पाचित आहार का अवशोषण, अर्थात अवशोषण से मीनिंग क्या हो गया, अवशोषण का तात्पर्य ये है कि उस भोजन में जो भी उसके काम की चीजें हैं, चाहे वो प्रोटीन से संबंधित हो, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट से संबंधित हो, चाहे वो विटामिन से संबंधित हो, उनको एब्जॉर्ब करना और उसको संबंधित स्थान पर पहुंचाना। जैसे इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि किसी के पेट में दर्द होगा तो भी वो टेबलेट लेगा तो कहाँ जाएगी, वो पेट में ही जाएगी। और किसी के सर में दर्द होगा तो ऐसा तो नहीं कि सर में ठूंस दो सही हो जाएगा, वो पहले कहाँ जाएगी, वो पेट में जाएगी, फिर वहां से आइडेंटिफाइड होकर उसके ब्लड के रेफरेंस में आकर, ब्लड के संपर्क में आकर फिर उसको संबंधित स्थान पर भेजा जाएगा। तो यही काम इसका है कि जो आपने खाया उसको क्या करना है, एब्जॉर्प्शन करना, अवशोषण करना। ठीक है, और ये काम किसको सौंप रखा है, ये आहार नाल को सौंप रखा है। तीसरे फंक्शन के रूप में अगर अपन चर्चा करें तो क्या होता है कि जैसे जो भी खाया उसके बाद कचरा बनेगा, अपशिष्ट पदार्थ बनेगा, तो उस अपशिष्ट पदार्थ को क्या करना है, उस भोजन को क्या करना है, मुख से लेकर कहां तक पहुंचाना है, बिल्कुल सही, मल द्वार तक पहुंचाना है। मल द्वार तक पहुंचाना है, क्योंकि मल द्वार तक वो पहुंचेगा तभी तो उसका पाचन ढंग से हो पाएगा। यहाँ पे एक बात मैं आपको और बता देता हूँ, थोड़ा सा ये ध्यान रखना कि आप किसी भी प्रकार से भोजन करें, चाहे आप खड़े होकर खाना खा रहे हैं, चाहे आप बैठ के खाना खा रहे हैं। हम में से कई महान लोग तो ऐसे भी होंगे भी लॉकडाउन में टीवी देखते देखते लेटे लेटे खा लेते, बोले ऐसा आनंद और कहाँ मिलेगा। तो ऐसे में फिर ऐसी कौन सी गति हमारे शरीर में हो जाती कि वो भोजन नीचे की ओर ही उतर पाता है। तो ध्यान में रखना, उस गति को कहा जाता है कर्मांकुचन गति।
क्रमांक कुंचन गति। अगर ये गति हमारे शरीर में नहीं होती तो भोजन आगे की ओर नहीं बढ़ पाता, रोटेट नहीं हो पाता, जहां है वहीं अटक जाता। तो इस गति के कारण भोजन इस प्रकार से पहुंचता है। तो अब तक हमने ये जाना कि आहार नाल के 3 काम है। पहला, आहार का पाचन करना विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। फिर दूसरे नंबर पर पाचित आहार का अवशोषण करना, एब्जॉर्ब करना, उसमें से प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, वसा, रुकसान, सारी सारी चीजों को, उपयोगी चीजों को निकाल लेना, और मैंने पिछले एग्जाम बताया था उसको ग्लूकोज के रूप में वो सबमिट कर लेती। तीसरे नंबर पर मुख से लेकर मल द्वार तक उस भोजन को पहुंचाना। ये काम किसका है? आहार नाल का। आहार नाल की लंबाई कितनी बताई गई है? 8 से लेकर 10 मीटर। क्लियर है ये? अब आप देखिए, जब अपन आहार नाल के बारे में चर्चा कर लेते हैं तो उसके बाद हमें थोड़ा जानना पड़ता है। हमें क्या जानना पड़ता है? हमें ये जानना पड़ता है कि भाई पाचित होने के लिए अंगों का क्या योगदान है। जैसे अपनी स्कूल में हर एक का काम डिवाइडेड रहता है। आपकी क्लास में जो भी एक सर आते हैं तो उनको पता चल जाता है कि हाँ अब कौन से रामायण शुरू होने वाली है, अब किस तरह की महाभारत शुरू होने वाली। तो आप उसके हिसाब से उस ग्रंथ को अर्थात उस कॉपी को खोल के बैठ जाते हो कि हाँ अब बड़ा लेक्चर शुरू होने वाला है। ठीक है, तो इसी प्रकार से शुरुआत होती है सबसे पहले भोजन के पाचन की मुख से। यानी कि हम अगला हेडिंग अपन अगर चर्चा करें तो हम ये बोल सकते हैं कि पाचन में काम आने वाले अंग, काम आने वाले अंग, ये हमारा अगला हेडिंग है। ठीक है, अब क्या क्या है ये? इस बार इसमें से एक प्रश्न आया था जिसमें दांतों से संबंधित प्रश्न पूछा गया था कि कृंतक में कितने दांत होते हैं। ठीक है ना, तो आप थोड़ा इसको ध्यान में रखें क्योंकि अब जो प्रश्न आ रहे हैं वो ऊपरी सतह से नहीं आ रहे, थोड़ा डेप्थ से आ रहे हैं, इसलिए आप ध्यान से उनको सुनते सुने और अलग से यदि कोई पॉइंट आता है तो उसको आप साइड में नोट भी करते चले। देखिए, पाचन में काम आने वाले अंग, तो मैं शुरुआत किससे करता हूँ? मुख से, जिसको आप अपनी लैंग्वेज में मुंह भी बोल सकते हो और इंग्लिश में माउथ। ठीक है ना, सामान्य शब्दों में आपसे पूछे कि मुंह क्या है, तो मुंह हम क्या करते हैं? हम पूरा बताते हैं कि जिसमें आंख भी आ गई, नाक भी आ गई, सब कुछ आ गया, उसको अपन कहते हैं कि ये मुंह है। नहीं, मुंह का अगर सामान्य शब्दों में विज्ञान के दृष्टिकोण से हम बात करें तो हम ये बोल सकते हैं कि दो मांसल होठों से घिरी संरचना, मांसल होठों से घिरी संरचना। अब इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम क्या कहते हैं? मुंह कहते हैं। तो मांसल होठों से घिरी हुई संरचना को क्या कहा जाता है? मुंह कहा जाता है, जहां से भोजन का क्या होता है? प्रवेश होता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि भोजन का प्रवेश द्वार कौन सा हो गया? मुंह हो गया। ठीक है ना, तो ये एक टाइटल लिख के रूप में आप देख सकते हैं, प्रवेश द्वार, एंट्री गेट, जहां से भोजन जाएगा। मुझे नहीं लगता और कोई रास्ता हमारे पास भोजन को पेट तक पहुंचाने का, है ना। अगर पाचन की प्रक्रिया नहीं होती तो हम में से कोई इतने नहीं थे, विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है, पेट में चीरा लगा के भोजन को सीधा ही ठूस देते, क्योंकि जब भोजन को जाना ही है तो फिर इतना सारा मार्ग क्यों तय करें? उसका रीजन है। देखिए, इस टॉपिक में अब आप जितना अपने आप को फील करोगे उतना ही आपके दिमाग में जल्दी जल्दी बैठता जाएगा। मुख में प्रवेश होते क्या होता है? बहुत सारी चीजें हमारे सामने आती है। भोजन के सामने क्या आएगा? सबसे पहले दांत आते हैं, दूसरे नंबर पर क्या आएगी? बिल्कुल सही, जीभ। दो चीजें तो आएगी। फिर तीसरे नंबर पर एक चीज और आ जाएगी, लार। ये संरचना नहीं है लेकिन इसके साथ आएगी। जैसे होता है साबुन में 2 लेने जाओ और एक उसके साथ फ्री, तो ये 2 के साथ क्या है? फ्री है। अब देखो, जीभ क्या है? जीभ एक मांसल संरचना है जो हमें क्या कराती है? स्वाद का अनुभव कराती है, स्वाद का अनुभव, एहसास। अब स्वाद का अनुभव कराती है तो इसमें ऐसी क्या शक्ति, ऐसी क्या पावर है कि ये स्वाद बता सकती। तो जीभ पर क्या पाई जाती है? जीभ पर पाई जाती है कौन सी कलिकाएं? स्वाद कलिकाएं। ये स्वाद कलिकाएं हमें क्या कराती है? स्वाद का एहसास कराती है। और स्वाद आप देख रहे होंगे अभी कि पकोड़े वाह चरके होते हैं, हलवा मीठा होता है ना, नमकीन ऐसी होती है ना। ठीक है ना, सबका अपना अपना टेस्ट होता है। तो वो एहसास कौन कराता है? कराती है जीभ कराती है। बात समझ गए? अगर हमारे मुंह में जीभ नहीं होती तो हमें स्वाद का एहसास नहीं हो पाता। दूसरे नंबर पर होते दांत। अब दांतों के बारे में बड़ा फेमस आपने डायलॉग सुना होगा, जो आप भी कभी कभी अपने दोस्त को बोलते होंगे, अपनी सहेलियों को बोलते होंगे। जब आप उनसे निकट होते हैं तब तो बड़ा प्रेम से बोलते, मेरी
मेरी सहेली जैसी मेरी बहन है, ये वो, ये तो मेरा भाई है। लेकिन जब झगड़ा होता था आप अक्सर एक बात बोलते हो कि तू कम ही बोला कर, तेरे दांत तोड़ दूंगा मैं, है ना। तो दांत तोड़े क्यों जा सकते, क्योंकि टूटने लायक संरचना है ना। बेसिकली दांत जो होते हैं ना वो कैल्शियम के बने होते हैं, ठीक है। अब लेकिन आपने कभी ये डायलॉग नहीं दिया होगा किसी को कि तू कम बोला कर, तू कम बोला कर, मैं तेरे मसूड़े तोड़ दूंगा। मसूड़ों को तोड़ा ही नहीं जा सकता, जिसको अपन गम बोलते हैं, है ना। अब मसूड़े क्या है, क्यों नहीं तोड़े जा सकते, उसका कारण है, ये ध्यान रखना। मैंने मसूड़ा लिखा है, आप लोग हमारे कई स्टूडेंट ऐसे मसूदा से भी है, तो अपने गांव का नाम मत चेप देना। ये मसूड़ा है जिसको इंग्लिश में गम बोला जाता है। गम में भी बहुत सारे शब्द है, वो वाला गम नहीं, इंग्लिश वाला ही गम है। जो बोल सकते हैं कि दांतों को फंसाने के लिए एक सांचा बना हुआ है जिसमें दांत फिट हो रखे हैं, उसको क्या कहा जाता है, मसूड़ा कहा जाता है, गम कहा जाता है, ठीक है ना। अब ये क्यों नहीं टूटता, उसका बड़ा सिंपल सा कारण है, ध्यान रखना। एक इंग्लिश वर्ड है जिसको अपन जो बोल सकते हैं कैप। कैप का मतलब होता है टोपी, जो आप एक दूसरे को पहनाते रहते हैं, है ना। अब देखिए कैप में भी सीए का मीनिंग होता है कैल्शियम, ठीक है ना, जिसके सिर्फ दांत बने हुए थे जो तोड़े जा सकते थे। लेकिन उसके साथ एक कौन लग गया, पी लग गया। यहाँ पी का मतलब क्या, फॉस्फेट, ठीक है ना। तो मसूड़ा जो रहता है वो किसका बना होता है, कैल्शियम और फॉस्फेट का। इस कारण से मसूड़ों को तोड़ा नहीं जा सकता, उसमें वो फंसे हुए हैं। अब मनुष्य में क्या होता है, ये दोनों चीजें जिसमें रहती है ना, उसमें एक व्यवस्था हो रखी है कि मनुष्य में दांत जो है ना वो 2 बार आएंगे। मनुष्य में दांत 2 बार आएंगे, जिस व्यवस्था को क्या कहा जाता है, द्विबार दंती व्यवस्था कहा जाता है। द्वि का मतलब 2, बार का मतलब बार सामान्य वाला, ठीक है ना। दंती का मतलब है दांत, यानी कि दांतों का 2 बार आना। अब 2 बार आते हैं तो पहले नंबर पर जो दांत आते हैं वो कैसा आते हैं, अस्थायी दांत आते हैं, है ना। यहाँ किसी से तुड़वाने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही टूट जाएंगे। दूसरे नंबर वाले होते हैं स्थायी दांत, है ना, इसको दूध के दांत भी कहते हैं, ध्यान रखना। अस्थायी दांतों को क्या कहा जाता है, दूध के दांत, है ना। जब आप छोटे थे तो आए थे, क्योंकि क्यों आते हैं उसका भी कारण है, क्योंकि उस समय में हमें इतने जटिल भोजन की आवश्यकता नहीं होती, हमें दूध पीना होता है, सामान्य शब्दों में दलिया खाना होता है, तो मजबूत दांतों की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब अपन बड़े होते हैं तो थोड़े नायाब शौक बदल जाते हैं, है ना। कई सारी ऐसी चीजें भी खानी पड़ जाती है जो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बड़ी लाभदायक होती है, जिसको आजकल आप गली गलियारों में ढूंढ रहे होंगे, महंगी महंगी हो रखी है। तो फिर ऐसे दांतों के, ऐसी चीजों को खाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, स्थायी दांतों की जरूरत पड़ती है। इस प्रकार 2 बार आते हैं। अब जब दांत स्थायी आ जाते हैं ना, तो जबड़े में ऐसी व्यवस्था होती है कि 16 दांत ऊपर की तरफ होते हैं, 16 दांत नीचे की तरफ होते हैं, 32। टोटल दांतों की संख्या कितनी हो जाएगी, 32। 32 हमारे दांत होते हैं। इससे प्रश्न पूछा गया। अब अपन दांतों के प्रकारों के बारे में भी चर्चाएं करेंगे, लेकिन आज हम इससे आगे एक महत्वपूर्ण टास्क जो आपका बड़ा इंटरेस्टिंग है, होमवर्क पे भी चर्चा कर लेते हैं। इससे आगे की क्लास में हम लोग देखेंगे कि दांतों के प्रकार क्या होते हैं, उनके फंक्शंस क्या होते हैं, तो उसको अपन देखते हैं। देखिए मैं 3 प्रश्न है, मेरी पिछली क्लास में भी मैंने महसूस किया लास्ट क्लास में कि मैंने आपको जो प्रश्न दिया है उसका स्पेसिफाइड आंसर आप लोग नहीं लिख पा रहे हैं। जैसे लास्ट क्लास में अपन ने लिखा था, मैंने प्रश्न दिया था होमवर्क के रूप में कि पाचन अंगों के नाम लिखिए। मैंने वो जानबूझ के प्रश्न दिया था, तो आप लोगों ने क्या करा कि पाचक पूरा चार्ट बना दिया जिसमें अंगों के नाम भी थे, ग्रंथियों के नाम भी थे। अब एग्जाम में ये गलती करते, स्पेसिफाइड होकर उसका जवाब देने का प्रयास करें। अब आप होमवर्क के रूप में 3 प्रश्न है जिसको मैं लिख रहा हूँ, और उसके बाद आप उसको समझते हुए चलना। पहला तो आपका है जो आप सबका फेवरेट है, स्पेशली जो फ्रंट में बैठा करती है लड़कियां, उनका है, और वो है चित्र। तो आज मैं वही दे रहा हूँ। किताब की सहायता से आपको क्या करना है, पाचन तंत्र का नामांकित चित्र, नामांकित चित्र। अब आप देखिए, बनाना है आप, बिना किताब के नहीं बनेगा, और छापने का प्रयास बिल्कुल नहीं करना जो आप 9 तक करते आए। दूसरा प्रश्न, लड़के नाराज हो जाएंगे, उनके लिए भी देता हूँ क्योंकि उनकी राइटिंग बड़ी अच्छी है, तो उनके लिए प्रश्न मैं दे रहा हूँ कि आप ध्यान में रखें कि आपके पास इन पॉइंट्स के बीच में से प्रश्न निकाले जा रहे हैं ना, तो आप थोड़ा थोड़ा उसको दिमाग में रखें
कि हमने क्या सुना भी था। जैसे सिंपल शब्दों में आहार नाल के 2 कार्यों को समझाइए। समझाना है, सिर्फ लिख के काम मत चला देना। लास्ट बार किसी बच्चे ने ऐसा भी लिखा था कि नोट्स में दिया हुआ है, वो नहीं लिखना है। तीसरा प्रश्न और अंतिम प्रश्न है, ज्यादा बिल्कुल टेंशन मत लो। द्विबार दंती से आप क्या समझते हैं? आप क्या समझते हैं? तो द्विबार दंती को आपको थोड़ा समझाना है, ठीक है ना। ये हमारा होमवर्क है आज का। इसके आगे हम लोग और कंटिन्यू करेंगे। आपके सुझाव सादर आमंत्रित है। आपको वीडियो कैसा लग रहा हो, कोई भी सुझाव विज्ञान से संबंधित बिल्कुल निसंकोच बोले। बहुत बहुत धन्यवाद। होमवर्क समय पे करें। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे। थैंक यू।